हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन और मैं आज आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो है डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन, 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ग्रोथ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, करेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चैलेंजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उसके कुछ सॉल्यूशन, इसको जो है हम लोग पूरे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो आसान भाषा में अगर मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन किया जाए तो वो कुछ इस प्रकार रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग मशीनरी और कैपिटल इक्विपमेंट्स। अगर इसे और सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार वो रहेगा। मशीनरी के माध्यम से लार्ज स्केल में भौतिक या रासायनिक मटेरियल पर प्रक्रिया कर फिनिश प्रोडक्ट्स में फिनिश प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तन करना, यानी कि रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करके उसे फिनिश प्रोडक्ट जो है बनाना, जो कि कंज्यूमर जो है वो यूज कर सके। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। तो जब भी हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो 3 स्टेजेस में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है एंशिएंट पीरियड, फिर सेकेंड है मेडिवल पीरियड और उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जब हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं तो वो शुरू होता है अराउंड 3000 बीसी, जहां से जो हमारी है सिंधु सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। या सिंधु सिविलाइजेशन को जो है हम एक एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री के रूप में हम देखते हैं। तो उस जमाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था क्या या उसके क्या हमें एविडेंसेस मिलते हैं, उसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो एंशिएंट पीरियड जो है अराउंड 3000 बीसी के शुरू होता है। तो उस जमाने में जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने स्टडी भी किया है कि जो हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के अंदर अभी फिलहाल सिचुएटेड है, पहले वो इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो वहां से जो है हमारा सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है, जिसे हम सिंधु सिविलाइजेशन कहते हैं। और उस वक्त जो है पूरे वर्ल्ड में वैसा स्ट्रक्चर या वैसा सिविलाइजेशन कहीं पे और विकसित नहीं हुआ था जो कि इंडिया में था। तो उस दौरान जो है लार्जली जो है एग्रीकल्चर जो है वहां पे मेनली किया जाता था। फार्मिंग जो है वो मेन बिजनेस हुआ करता था। और फार्मिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे जो वेपन्स है, तो उसका प्रोडक्शन उस दौरान हुआ करता था। क्योंकि अगर हमें हल चलाना है तो हल लगेगा, तो हल का मैन्युफैक्चरिंग उस जमाने में हुआ करता था। और फिर जब ट्रेडिंग किया करते थे लोग, तो उसके लिए जो है एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट जो है वो जो भी लोग उस जमाने में हुआ करते थे उनके यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेट जो है वो यूज किया करते थे। यूनिफॉर्म वेट है या मेजरमेंट है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक इसका एविडेंस है कि उस जमाने में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का काफी ग्रोथ में रहा होगा। तो ये एक उसका एविडेंस है। फिर जो मटेरियल जो प्रोड्यूस होता था, जो प्रोडक्ट्स वहां पे प्रोड्यूस होते थे, जैसे कि हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर जो है, जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था वो एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो उसके जो भी साधन सामग्री है, उसका जो उस साधन सामग्री को जो है उठाना, वहां से लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, तो उसके लिए जो है वो टेक्नोलॉजी उस जमाने में अवेलेबल थी। अगर वो तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एंशिएंट पीरियड में सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर जो है मेनली ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग किया करते थे। और उनके जो भी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे तो उनको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट हुआ करते थे। तो सिमिलरली उसी प्रकार अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था तो वो जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे उसका लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए या उसे लिफ्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी उस जमाने में अवेलेबल थी। तो ये भी एक एविडेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग उस जमाने में हुआ करता होगा। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री के अंदर, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शंस थे, जैसे कि यहाँ पे बिहार के अंदर जो नालंदा के अंदर पाया जाता है, या केव्स है कई सारे, तो वो केव्स बनाने के लिए या जो भी मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी था या हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ब्रिक्स का उपयोग करते हुए जो है वो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया। तो वो एक एविडेंस है कि अगर वो ब्रिक्स बनाए गए होंगे तो डेफिनेटली उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया होगा
तो ये एविडेंस है कि मैन्युफैक्चरिंग उस जमाने में डेफिनेटली रहा होगा। फिर उसके बाद में अराउंड 3200 बीसी के करीब एक एविडेंस मिलता है। वो एविडेंस ये कहता, मतलब वो इस चीज का एविडेंस है कि इंडिया और मेसोपोटामिया के बीच में जो है उस जमाने में ट्रेडिंग हुआ करता था। फिर लार्जली जो है मतलब ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ करता था वो वर्ल्ड जीडीपी के अंदर 35 to 40% जो है वो कंट्रीब्यूट किया करता था वर्ल्ड के जीडीपी में। तो ये एंशिएंट पीरियड का कुछ हिस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कि उस जमाने में मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया के अंदर रहा। अराउंड 14th सेंचुरी के दरमियान जो है मैरीटाइम ट्रेड जो है काफी ज्यादा मात्रा में हमारे इंडिया के अंदर हुआ करता था। जैसे कि साउथ इंडिया हुआ या फिर साउथ ईस्ट एशिया या वेस्ट एशिया के दौरान जो है काफी ज्यादा मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था। मैरीटाइम ट्रेड यानी कि सी के माध्यम से जो भी ट्रेडिंग होता है, जो वस्तु का आदान प्रदान होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो बिजनेस होता है, उसे मैरीटाइम ट्रेड कहते हैं। उसके बाद में सिल्क ट्रेड रूट, ये काफी बड़ा चैप्टर है। इस सिल्क ट्रेड रूट ने इंडिया या फिर इंडिया से इस सिल्क ट्रेड रूट के ऊपर जो भी जुड़े हुए कंट्रीज थे, जो भी रीजन थे, उस कंट्रीज के अंदर जो है इकोनॉमिक ही नहीं तो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस भी काफी ज्यादा रोल प्ले किया है सिल्क ट्रेड रूट ने। तो ये टॉपिक काफी वास्ट है, लेकिन इसको जो है हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो अराउंड 14th to 18th सेंचुरी जो है वो इंडिया और वेस्ट एशिया, ईस्टर्न यूरोप के बीच में जो है अराउंड 14th to 18th सेंचुरी के बीच में इस सिल्क ट्रेड रूट के माध्यम से जो है वो ट्रेडिंग हुआ करता था। इस सिल्क ट्रेड रूट जो था वो चाइना से लेके इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, फिर यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मंगोलिया, तो यहाँ तक वो एक रूट हुआ करता था वो जो कि ओवर द लैंड भी हुआ करता था और सी के माध्यम से भी हुआ करता था। और ये दोनों रूट जो है वो एक दूसरे को कनेक्टिंग हुआ करते थे। तो ये सिल्क ट्रेड रूट है, इसके भी एविडेंसेस मिलते हैं कि उस जमाने में इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग रहा होगा। डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग होता है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट्स वहां पे रहा होगा, कोई ना कोई मटेरियल रहा होगा। तो एक एविडेंस है सिल्क ट्रेड रूट जहाँ पे 14th to 18th सेंचुरी के दौरान जो है मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया के अंदर रहा होगा और उसके ट्रेडिंग के एविडेंस भी अवेलेबल है। और जैसा कि हमने देखा कि 14th सेंचुरी के दौरान जो है मैरीटाइम ट्रेड जो है काफी ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। तो इंडिया के अंदर जो सौराष्ट्र है, बंगाल है, तो ये दोनों कोस्ट ने जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मैरीटाइम ट्रेड के अंदर। फिर अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में जो है गंगा नदी है, उसने भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मैरीटाइम ट्रेड में। जो भी कनेक्टेड सिटीज है गंगा नदी से, तो उस रीजन में जो गंगा नदी के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था। तो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर ये इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि उस जमाने में मैन्युफैक्चरिंग रहा होगा। और जो मोस्टली ओवरलैंड जो ट्रेड हुआ करता था उसके अंदर सिल्क ट्रेड रूट ने जो है काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान है अभी, तो वहां पे खैबर खिंडी करके एक जगह हुआ करती थी जिसे खैबर पास कहते हैं या खैबर खिंडी कहते हैं। तो वो पंजाब रीजन से कनेक्ट होते हुए अफगानिस्तान से वो मिडिल ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया और फिर आगे यूरोप को कनेक्ट करता था। तो उस माध्यम से कई ज्यादा ट्रेडिंग हुआ है। और फिर जो उस जमाने में राजे महाराजे हुआ करते थे, तो राजा महाराजाओं ने अपने अपने क्वाइन डेवलप किए थे। जैसे कि मौर्य राजे हुए या फिर गुप्त हुए, तो उनके जमाने में उन्होंने क्वाइन डेवलप किए थे। और बेसिकली क्या होता था कि जो राजे महाराजे हुआ करते थे वो जो है फार्मर्स से टैक्स लिया करते थे। और वो टैक्स जो है फार्मर्स वो जो भी वो फार्मिंग के माध्यम से क्रॉप्स वगैरह डेवलप करते थे, तो उस क्रॉप को जो है वो टैक्स के रूप में दिया करते थे राजा महाराजाओं को, और उनके बदले में उनको कॉइन्स मिला करते थे। और सिमिलरली अगर फार्मर को किसी और के साथ ट्रेडिंग करना है तो वो वस्तु विनिमय पद्धति के रूप में ट्रेडिंग किया करते थे। तो ये एविडेंसेस है मेडिवल पीरियड के। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिल्क ट्रेड रूट है वो कहाँ से कहाँ तक था। अभी बेसिक ग्लांस हम लोग ले लेते हैं सिर्फ। तो आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि जो रेड कलर के अंदर जो हाईलाइटेड
रूट्स है वो जो है वो ओवर द लैंड रूट के साइंस हैं कि जहां से वो किन किन कंट्री से जो है वो ट्रेडिंग हुआ करता था। और जो ब्लू कलर में आप लोगों को कुछ मार्क्स दिख रहे हैं, हाईलाइटेड रूट दिख रहा है, तो वो जो है वो सी के माध्यम से जो है वो ट्रेडिंग हुआ करता था। तो आप लोग देख सकते हैं इंडिया, श्रीलंका, फिर नीचे इंडोनेशिया, फिर सोमालिया, तो इस तरीके से जो है वो ट्रेडिंग हुआ करता था। और फिर वही सी रूट जो है आगे जाके ओवर द लैंड जो रूट हुआ करते थे उसको कनेक्टिंग होता था। तो एक सिल्क ट्रेड रूट था जिन्होंने ट्रेडिंग किया, जिसने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है या इंडियन ट्रेडिंग में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जैसा हम लोगों ने देखा है। और अभी रिसेंटली चाइना जो है इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक बेल्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, फिर से उसे चाइना से लेके बाकी सारी कंट्रीज को वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि चाइनीज जो मार्केट है उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक अलग जो है कस्टमर वो इजीली अवेल कर सके इसके लिए। तो ये कुछ एविडेंसेस है। और जैसा हमने कहा कि कल्चरली भी इसने कई ज्यादा जो है रोल प्ले किया है। तो जो सिल्क ट्रेड रूट है उस माध्यम से जो है जो भी ट्रेडिंग हुआ करता था, तो लोगों के बीच में लैंग्वेज के माध्यम से इंटरेक्शन हुआ करते थे। तो लैंग्वेज, एक दूसरे की लैंग्वेज उन्होंने सीखा, फिर उसके माध्यम से रिलीजियस जो है वो इंटरेक्शन हुआ करते थे, कल्चरल इंटरेक्शन की हुआ करती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस रूट के ऊपर जो है जो भी ट्रेडिंग हुआ है, तो उस रूट पे जैसे मंगोलिया है, म्यांमार है, जापान है, चाइना है, तो उस रीजन में है जो है वो मुस्लिम रिलीजन हुआ या फिर बुद्धिज्म हुआ, उसका जो है काफी ज्यादा वहाँ पे प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, तो जो फेमस स्टोरीज है अली बाबा और 40 चोर वाली, तो वो स्टोरी भी इसी ट्रेड रूट के ऊपर की ही एक स्टोरी है फेमस। तो ये इस तरीके से कुछ जो ये सिल्क ट्रेड रूट है इसने कल्चरली और इकोनॉमिकली जो है एक अपना रोल प्ले किया है। तो इसका एक अलग महत्व है जिसका एविडेंसेस आप लोग जो है इस मैप में देख सकते हो। फिर उसके बाद में जो है वो मुगल ईरा आता है, जो कि 1526 से लेके 1793 तक वो मुगल ईरा रहा। तो उस दौरान जो है इंडिया के अंदर जो है वो एक छत्री अमल होने के कारण जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफी प्रॉस्परस थी। कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, उसका ट्रेडिंग भी हुआ करता था। तो और जो कि सीन रस हरकीन है कोई, उन्होंने ऐसा एस्टिमेट किया है कि चाइना और इंडिया की जो जीडीपी है उसने वर्ल्ड की जीडीपी के अंदर 60 to 70% जो है वो कंट्रीब्यूशन किया होगा अकेले अराउंड 17th सेंचुरी में। तो आप लोग देख सकते हो कि इंडिया और चाइना का क्या प्लेस उस जमाने में रहा होगा। और इसका मेन रीजन जो है वो सिल्क ट्रेड रूट है, जिसके माध्यम से वो ट्रेडिंग हुआ करता था। और मुगल ईरा के दौरान जो है इंडिया के अंदर एक क्षत्रिय अमल हुआ करता था। फिर उसके अंदर जो है की प्रोडक्ट्स क्या क्या ट्रेडिंग हुआ करता था या उसके क्या क्या मैन्युफैक्चर हुआ करता था, तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि टेक्सटाइल है, शिप बिल्डिंग इक्विपमेंट है, या फिर स्टील है, एक फिर कॉटन हुआ, टेक्सटाइल हुआ, यार्न हुआ, थ्रेड हुआ, सिल्क हुआ, जूट हुआ, मेटल वेयर है, फूड है सच एज शुगर है, ऑयल है, बटर है, या फिर कुछ स्पाइसेस है। तो वो मुख्य रूप से जो है वो ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो ये एक एविडेंस है कि मेडिवल पीरियड में या मुगल इरा के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के अंदर रहा होगा। जो है वो थर्ड स्टेज है, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इमीडिएटली जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो मेजरली जो है या मेनली हम कह सकते हैं कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी। और क्योंकि उस जमाने में हम रिसेंटली जस्ट फ्रीडम हमें मिला था, तो उतने इक्विपमेंट या उतने रिसोर्सेस हमारे पास नहीं थे। सारे के सारे जो है अंग्रेज जो है उन्होंने हमारे जो भी रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लॉयटेशन करके वो सारे के सारे रिसोर्सेस या मटेरियल या जो भी चीजें हैं वो उनके कंट्री में लेके गए। तो हम जो है रिसोर्स नेचुरली भी मतलब रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें या फिर इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो काफी हमारी इकोनॉमी जो है वो कमजोर थी। और एग्रीकल्चर जो है वो मेन हमारा बिजनेस हुआ करता था उधर निर्वाह के लिए, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो लोक संख्या है वो गांव देहात में रहती है, मोर देन 70%। और उन लोगों का जो है वो मेनली जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर हुआ करता था और अभी भी है। तो उस वजह से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी पुअर हुआ करती थी।
फिर लेकिन इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 5 ईयर प्लान की घोषणा की, जिसे हम पंचवार्षिक योजना भी कहते हैं। तो इस पंचवार्षिक योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से लेके 2014 तक वो 5 ईयर प्लान या पंचवार्षिक योजना है वो चली, जिसके अंदर क्या हुआ करता था कि हर 5 साल के लिए कुछ प्लानिंग बनाया जाता था। अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हुआ करते थे वो उसके मेंबर हुआ करते थे और वो प्लान बनाया करते थे कि 5 साल में हमें नेक्स्ट क्या करना है, क्या अचीव करना है, और उस हिसाब से काम किया करते थे। लेटर ऑन 2014 के बाद जो है उसे नीति आयोग के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो जो 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था पंचवार्षिक योजना, तो जो सेकंड पंचवार्षिक योजना थी जो कि 1956 से लेके 1961 तक चली, तो उसके अंदर जो है मेनली हेवी इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। तो इस वजह से जो है हमारी इकोनॉमी उस सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है काफी ज्यादा मात्रा में इम्प्रूव हुई, उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर। फिर जब तक 1990 का दौर नहीं आता है तब तक जो है हमारी इकोनॉमी की हालत है वो खस्ता हालत थी, अप एंड डाउन आ रहे थे। लेकिन मेनली जो है 1991 के अंदर जो है एलपीजी कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर। उसके अंदर जो है बड़ा योगदान रहा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो एलजीबी कंसेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम लोग अभी आगे देखते हैं कि एलपीजी कंसेप्ट है क्या और उसके साइलेंट फीचर्स क्या है। तो एलपीजी कंसेप्ट है क्या? तो एलपीजी के अंदर जो एल है वो है लिबरलाइजेशन, फिर आता है पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन, फिर आता है जी यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो ये धीरे धीरे जो है हमारी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी करने के लिए या ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की तरह प्रयास किए गए। तो सबसे पहले लिबरलाइज किया गया कि मतलब जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अंदर थोड़ा सा ढील दी गई ताकि जो है फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हो वो उनको बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा ईज हो। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया, जिसके अंदर टैक्सेस है या कोई रूल्स है उसको थोड़ा थोड़ा लिबरल बनाया गया। फिर धीरे धीरे जैसा कि हम शुरू में जो है वो रिसेंटली हम लोग फ्रीडम मिला था, तो सारा कुछ जो है जो मेन सेक्टर थे हमारे वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में सारी चीजें आती थी। तो उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करने के तरफ कदम उठाए गए। तो प्राइवेटाइजेशन वहां से शुरू हुआ और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे शुरू हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी था। तो ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो फॉरेन इन्वेस्टर है या फॉरेन कंट्रीज है उनको इंडिया के अंदर या इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए प्रवृत्त किया गया, एफडीआई हो या एफआईआई के माध्यम से। तो ये बेसिकली एलपीजी पॉलिसी है। फिर इसके कुछ फीचर्स है जो कि हम लोग देखेंगे। तो उस एलपीजी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, तो अबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग या फिर परमिट राज। तो जो कोई किसी को बिजनेस शुरू करना है तो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल हुआ करते थे, तो उसको थोड़ा परमिट राज को जो है उसको अबोलिश किया गया। फिर पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, मतलब कि जो भी प्राइमरी सेक्टर थे या जो मेन सेक्टर थे उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू किया। पब्लिक सेक्टर मेनली जो की स्ट्रेटेजिक जो सेक्टर है उसी के अंदर जो है वो वहां तक ही सीमित रहा और बाकी जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है उसे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खुला किया गया। फिर एमआरटीपी जो एक्ट था उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई, जैसे कि एमआरटीपी एक्ट मींस की मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। तो जो मार्केट के अंदर मोनोपोली किसी की क्रिएट ना हो, कोई मार्केट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस ना हो और अच्छी और हेल्दी प्रैक्टिस मार्केट के अंदर हो अमंग द प्राइवेट प्लेयर्स हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो उसके लिए एक्ट था उसको और स्ट्रेंथन किया गया और आगे जाके 2002 में इस एमआरटीपी एक्ट को जो है कंपटीशन एक्ट में जो है उसे परिवर्तित किया गया। तो ये एमआरटीपी एक्ट जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया या उसका जो भी एक्ट था उसे वहीं से उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई। फिर बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जैसा हमने शुरू में कहा प्राइवेट प्लेयर्स को
इकोनॉमी के अंदर जो है मेनली मेजर रोल प्ले करने के लिए चांस दिया गया। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उसका धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया। फिर फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट के अंदर देखा कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है उनको अलग अलग जो सेक्टर है हमारे एफएमसीजी हुआ, रिटेल हुआ या फिर माइनिंग हुआ, तो ये अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग परसेंटेज में, अलग अलग रेशो में जो है एफडीआई अलाउ किया गया। इस वजह से जो है फॉरेन कंट्री या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसके लिए जो है वो शुरू किया गया फ्री एंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी उसको लिबरलाइज किया गया। रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ, जो इंपोर्ट के लिए जो टैक्स लगता था तो उसको कम किया गया, जो टैरिफ हुआ करते थे। फिर डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, मतलब क्या, तो पहले जो मार्केट था वो मेनली गवर्नमेंट ही उसको रन किया करता था, तो उसको धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो मोनोपोली थी, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो एक सिंपल सा है कि हमारे गांव देहात में अगर कोई किराना शॉप है और एक ही किराना शॉप है, तो अगर 5 रुपए की कोई कीमत है, जैसे कोई बिस्किट है तो 5 रुपए का वो बिस्किट है, लेकिन कोई और प्राइवेट प्लेयर या कोई और प्लेयर वहां पे नहीं होने की वजह से जो शॉप जो है वो उसकी मोनोपोली वहां पे क्रिएट कर सकता है। वो कस्टमर को इजीली बोल सकता है कि मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये 6 रुपए में है, मैं 6 रुपए में बेचूंगा, भले ही वो 5 रुपए का क्यों ना हो, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप मत लीजिए। तो इस तरीके से वो मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो अगर वहां पे और कोई कॉम्पिटिटर वहां पे रहेगा उस किराना शॉप के लिए, तो वो जो है उनके बीच में फेयर कॉम्पिटिशन चलेगा और प्राइसेस जो है वो कम होंगे। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूट या अलग एक ऑप्शन जो है वो कस्टमर के पास रहता है। तो उस तरीके से डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट को किया गया। फिर रिडक्शन ऑफ टैक्सेस किए गए। तो ये कुछ साइलेंट फीचर थे एलपीजी पॉलिसी के। फिर हम लोग देखते हैं सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो मेनली जो है वो 3 सेक्टर है हमारे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका जो है वो 16% कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन जीडीपी के अंदर। फिर इंडस्ट्री सेक्टर है जिसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 30% है नियर अबाउट। फिर सर्विस सेक्टर आता है जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो कि 54% है। उसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री सब सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इंडस्ट्री सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन 30% रहा है इंडियन जीडीपी के अंदर। तो उसी के कुछ सब सेक्टर है, जैसे कि पहला है कंस्ट्रक्शन, फिर है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। फिर तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, फिर है माइनिंग एंड ट्रेडिंग। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडस्ट्री सेक्टर के जीडीपी के अंदर या इंडियन जीडीपी के अंदर, तो उसको हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसका 7.4% है कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर जीडीपी के अंदर। फिर इलेक्ट्रिसिटी और गैस वाटर सप्लाई है, इसका कंट्रीब्यूशन है 2.67%। फिर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन है 16.83%, जो कि हम 70% कह सकते हैं। फिर है माइनिंग एंड ट्रेडिंग सेक्टर, तो इसका जो है वो 2.70% जो है वो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। तो ये कुछ सब सेक्टर है इंडस्ट्री सेक्टर के, इनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी देखा। इसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे कि सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टडी भी किया है कि ज्यादातर जो हमारा इंडियन पॉपुलेशन है वो गांव देहात में रहता है, मोर देन 70%, और उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। तो अभी भी मतलब हमारे पास 2019 तक का डेटा अवेलेबल है, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है वो 43 to 45% जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन रहा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। फिर आता है सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है, वो है सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन है, तो इस तरीके की सर्विसेज आती है।
तो उसका 31% करीब करीब जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, उतना एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें या इंडस्ट्री सेक्टर की हम लोग बात करें तो उसका नियर अबाउट 24% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। 24% जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है इंडस्ट्री सेक्टर। तो ये सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कि वो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो प्रदान करता है। इसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो वो कौन सी प्रोसेस है उसको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले है मोल्डिंग, फिर है मशीनिंग, फिर है जॉइनिंग और फिर है शेडिंग एंड फॉलिंग। तो सबसे पहला है मोल्डिंग। तो ये बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो है वो हीटिंग की प्रक्रिया का ज्यादातर यूज होता है। कोई प्लास्टिक मटेरियल है उसको जो है मोल्ड मतलब हीट किया जाता है। वो जब तक वो तरल नहीं होता है, एक बार वो प्रोडक्ट प्लास्टिक जो है वो तरल होने के बाद उसको एक मोल्ड में डाला जाता है और जब वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, फिर वो मोल्ड जो है वो एक अपना शेप ले लेता है। अगर हम लोग देखेंगे मोबाइल के कवर्स हुए या प्लास्टिक हुए, लैपटॉप के कवर्स हुए या फ्रिज के कवर्स हुए या टॉयज हुए, तो मुख्य तौर पर ये जो है मोल्डिंग के माध्यम से जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसे शेप देने का काम किया जाता है। तो ये मोल्डिंग शॉप कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर होते हैं जहाँ पे ये सारा चीज चलती है। और मोल्डिंग के जो है मेनली जो है फिर उसके और 4 टाइप है। पहला है इंजेक्शन मोल्डिंग, फिर दूसरा है ब्लो मोल्डिंग और फिर तीसरा है कंप्रेशन मोल्डिंग और फिर आखिरी है चौथा रोटेशनल मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग जो है जिसके अंदर 3D प्रोडक्ट्स जो है 3D काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब उसका उपयोग करते हुए मोल्डिंग के माध्यम से उसको शेप देने का काम किया जाता है। जैसे कि टॉयज हुए या फिर मक्खन के टब हुए, तो इसको जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रक्रिया के थ्रू जो है वो शेप देने का काम किया जाता है। फिर है ब्लो मोल्डिंग, तो जिसके माध्यम से जो हम लोग पाइप देखते हैं, वाटर के पाइप है या दूध की बॉटल्स है, तो इस तरीके के जो बॉटल्स है, पाइप्स है, उसको ब्लो मोल्डिंग के माध्यम से जो है वो शेप देने का काम किया जाता है। फिर जो है वो कंप्रेशन मोल्डिंग आता है। जो कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर जो हम टायर्स देखते हैं, तो ये जो टायर्स है इसको मोल्ड करने के लिए ये कंप्रेशन मोल्डिंग का उपयोग जो है वो किया जाता है। चौथा और आखिरी सब टाइप है मोल्डिंग का, जिसे हम रोटेशनल मोल्डिंग कहते हैं। तो उस मोल्डिंग के माध्यम से जो शिपिंग ड्रम्स है या फर्नीचर है उसको शेप करने का काम किया जाता है। फिर जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो है मशीनिंग। तो कई सारे ऐसे हार्ड मेटल्स हुए या हार्ड कोई प्रोडक्ट्स हुआ, मटेरियल हुआ, तो जिसको शेप करने के लिए मशीन का उपयोग किए बगैर जो है उसको शेप देना काफी डिफिकल्ट है। तो जो जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं या जैसे कोई बड़ा सा हार्ड मेटल है, तो उसको जो है वो शेप देने के लिए जो है वो स्वान हुआ, फिर शेडिंग हुआ या रोटेशनल व्हील्स हुए, इसके माध्यम से जो है उस पर्टिकुलर मेटल को या ब्रॉन्ज को या कॉपर को जो है जो हार्ड मटेरियल है उनको जो है शेप देने का काम किया जाता है। जिसके अंदर जैसे कि ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाता है जो कि गर्मी का उपयोग करते हुए, जैसे कि लेजर मशीनें हुई या लेजर मशीनों के माध्यम से जो है वो मेटल को या कॉपर को उसे कट किया जाता है। फिर अभी रिसेंटली जो है कंप्यूटर भी उसका एक पार्ट बना है, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा भी कई सारे प्रोडक्ट्स जो हार्ड प्रोडक्ट्स है उसको शेप देने का काम जो है वो किया जाता है। तो ये मशीनिंग हुआ। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो है जॉइनिंग। हम लोगों ने प्रोडक्ट को जो है मतलब शेप दे दिया, उसको कट किया, मोल्डिंग किया, लेकिन जब तक हम सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह पे लाके असेंबल नहीं करते तब तक वो एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनता। तो जॉइनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसके अंदर शोल्डरिंग आता है, वेल्डिंग आता है, तो ये कुछ या असेंबलिंग आता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे आईकी है वो फर्नीचर बनाने का काम करता है, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स बनाता है और जब हम उसे घर पे लेके आते हैं तो उसे एक जगह पे हमें असेंबल करना होता है। बेड्स हो या अलमारी हो या तो इस या टेबल हो,
तो ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर प्रोसेस है। तो फिर शेयरिंग एंड फॉर्मिंग, जैसे कि बड़े बड़े हार्ड मेटल से हम लोगों ने देखा मशीन के द्वारा उसको कट किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही है कि आयरन, ब्रॉन्ज हो या फिर स्टील हुआ, स्टेनलेस स्टील, उसको जो है वो शेयरिंग के माध्यम से मतलब कट करना, उसको शेप देना और फिर एक प्रोडक्ट के माध्यम में उसको फॉर्म प्रदान करना जो है वो इस प्रक्रिया के तहत आता है। तो ये 4 मुख्य तौर पर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के, मोल्डिंग, मशीनिंग, ज्वाइनिंग और शेयरिंग। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, मतलब किस प्रकार के गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो मेनली 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे कि बेसिक गुड्स हुआ, कैपिटल गुड्स हुए, इंटरमीडिएट गुड्स हुए, फिर कंज्यूमर गुड्स हुए। तो बेसिक गुड्स मीन्स व्हाट, तो ऐसे गुड्स हम मुख्य तौर पर इसे रॉ मटेरियल कहेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका उपयोग करते हुए फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। तो ऐसे कौन से रॉ मटेरियल है या ऐसे कौन से बेसिक गुड्स है जिसका उपयोग जो है मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी है, फॉर एग्जांपल कोल हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, सीमेंट हुआ या स्टील हुआ। तो ये बेसिक गुड्स है। फिर है कैपिटल गुड्स, मतलब जो रॉ मटेरियल जो है जिस सिस्टम के माध्यम से, जिस मशीन के माध्यम से रॉ मटेरियल का ऊपर प्रक्रिया करनी है हमें और फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इक्विपमेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मशीन। फिर वो कोई अलग तरह की मशीन हो सकती है। तो उस मशीन को जिसका हमें प्रोसेस करने के लिए, रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस करने के लिए उपयोग करना है, उससे इस तरह के गुड्स को जो है हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं, जिसके अंदर मशीन टूल्स आते हैं, इंडस्ट्री मशीनरी है या प्रोसेस प्लांट इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहेंगे। फिर है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उसको उपयोग में ला सकता है या फिर जो हमारा एंड यूजर है, कस्टमर है, वो भी डायरेक्टली परचेस कर सकता है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं। जिसका एग्जांपल अगर हम लें तो सॉल्ट ऐसी चीज है जो बेकिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर सॉल्ट का उपयोग करते हुए जो भी बेकिंग प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और सॉल्ट जो है वो डायरेक्टली हम लोग भी शॉप में जाके परचेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। फिर आखिरी टाइप है कंज्यूमर गुड्स, जिसके अंदर मेनली एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, फास्टली मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर अपैरेल हुआ, फर्नीचर, टॉयज, हाउस होल्ड अप्लायंस है, जैसे फ्रिज, टीवी हुआ, ओवन हुआ, स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हुए, जो कि डायरेक्टली कस्टमर के लिए उपयोग में आते हैं। कोई इंडस्ट्री उसका एज अ रॉ मटेरियल करके उपयोग नहीं कर सकता कोई और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के गुड्स है जिसका मैन्युफैक्चर जो है वो किया जाता है या जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उपयोग में आ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफी समय से, जैसा हमने हिस्ट्री में देखा, कि काफी हमारा ग्रोथ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और फिलहाल भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो फूल फल रहा है और काफी उसका हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर जो है वो 26% जो है वो जीडीपी के कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमने देखा कि नियर अबाउट मतलब 30% जो है वो जीडीपी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या इंडस्ट्री सेक्टर का। तो ये ग्रोथ का साइन है हमारे लिए। फिर नियर अबाउट 22% लोगों को जो है वो टोटल वर्क फोर्स के वो एम्प्लॉयमेंट देने का काम करता है। फिर रिसेंटली फरवरी 2020 तक जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसकी ग्रोथ जो है 4.5% से हुई है। फिर 2016 के अंदर जो डिलॉयट करके एक संस्था है जिन्होंने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का मतलब स्टडी किया और वो इंडेक्स प्रिपेयर किया, तो उनके हिसाब से उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उनके हिसाब से बाय द एंड ऑफ 2020 जो है टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज के अंदर हमारा पोजीशन रहेगा, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी पूरा वर्ल्ड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हैम्पर हुआ है कोरोना की वजह से, तो मे बी पॉसिबल भी हो सकता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं करंट सिनेरियो ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जैसे कि हमने शुरू में देखा
कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी के अंदर 16.83% है। तो ये हमारा करंट सिचुएशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। फिर हमारा जो पोटेंशियल है वो हम नियर अबाउट 25% जो है वो जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं, उतना हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन जीडीपी के अंदर। और फिलहाल रिसेंटली जो है हम 7th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन है, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि बाय द एंड ऑफ 2020 वी विल बी इन द टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज। और उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर जो है हमारे यहाँ पे चीप लेबर रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो हम जो है वर्ल्ड के अंदर जो है सेकंड प्रेफर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है चाइना के बाद, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो है वो यूथ की संख्या काफी ज्यादा है, जो रिसोर्सेस है, लेबर है या फिर इक्विपमेंट्स है या रॉ मटेरियल है, उसकी जो प्राइस है वो काफी चीप रेट में अवेलेबल होते हैं। तो सेकंड प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में हमारे कंट्री को अभी देखा जाता है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना के बाद हमारी कंट्री में होती है। ये हमारे करंट सिनेरियो है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। अभी हम लोग देखते हैं स्वैट एनालिसिस। हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका हम लोग स्वैट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर जो है हमारे लिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है, तो उसको जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ हमारे क्या क्या है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो सबसे ज्यादा यंग एज पॉपुलेशन पीपल जो है वो इंडिया के अंदर रहते हैं। तो मोर देन 65% जो पॉपुलेशन है हमारा, उसका एज ग्रुप 35 या 35 से बिलो है। तो ये जो है हमारे लिए एक स्ट्रेंथ पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर यूथ रहेंगे तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो और इफेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उसकी मात्रा जो है हमारे इंडिया में कहीं ज्यादा है। इसी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मुगल हो या फिर अंग्रेज हो हमारे इंडिया में आए थे, और उस जमाने में हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो एक नेचुरल रिसोर्सेज मुझे लगता है कि जो हमारे लिए स्ट्रेंथ पॉजिटिव पॉइंट है। फिर ज्योग्राफिकल पोजीशन हमारे लिए जो भी है वो स्ट्रेंथन हो सकता है, क्योंकि हम जो है सी रूट है वो भी, उसकी भी अवेलेबिलिटी है, और जो ऑन द रोड जो रूट है और तो वो उसकी भी अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डेवलप है। एयर रूट भी हमारे लिए अवेलेबल है, जिसके माध्यम से और हमारे अगल बगल में जो कंट्रीज है वो भी हमें काफी सपोर्टिंग है। तो इसको ध्यान में रखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जियोग्राफिकल पोजीशन जो है वो हमारे लिए की पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता है। एक स्ट्रेंथ है हमारी। फिर हम लोग देखते हैं वीकनेसेस क्या है। तो सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो हमारी ये है कि हम लोग जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है सबसे कम पैसा जो है वो खर्च करते हैं, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट है वो उतना हम लोग नहीं करते। फिर सेकंड जो वीकनेस है हमारा वो अनस्किल्ड लेबर का है। हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन तो है, यूथ तो है, लेकिन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको हम मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्किलफुल लेबर नहीं है। फिर थर्ड जो वीकनेस है वो हमारा ये है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का स्तर जो है उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, वो काफी निचले स्तर पर है। एक जमाना हुआ करता था जब हम जो है वो पूरी दुनिया को पता नहीं था व्हाट इज एजुकेशन सिस्टम और यूनिवर्सिटीज क्या है। उस जमाने में हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज, सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी इंडिया में रही है। तो अभी की सिचुएशन है लेकिन वो काफी डिफिकल्ट है। फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अपॉर्चुनिटीज अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर जो है रिसेंट की बात करें तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो है ये महामारी फैली है। तो कई सारी जो डेवलप कंट्री है या बाकी सारी कंट्रीज है उनको ऐसा लगता है कि चाइना की वजह से जो ये कोरोना वायरस है उनकी कंट्रीज में आया है, या महामारी जो है वो चाइना की वजह से फैल रही है। तो जो भी चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उन पर्टिकुलर कंट्रीज के, वो भी वहां से निकाल कर उनकी कंट्रीज में लेके जा रहे हैं, या कोई और सब्स्टिट्यूट कंट्रीज को वो सर्च कर रहे हैं। तो जैसे रिसेंटली जो है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जापानीज कंपनीज को एक इंस्ट्रक्शंस दिया, या ऐसा न्यूज में था कि जो भी जापानीज कंपनीज के यूनिट जो है वो चाइना के अंदर है उनको वो वहां से विड्रॉ करे,
वाइंड अप करे और उसको जापान में लेके आए या और कोई डेस्टिनेशन ढूंढे जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और रिसेंटली और एक न्यूज थी 2-4 दिन पहले कि मोर देन 1000 कंपनीज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है मैन्युफैक्चरिंग उनका यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए। उसके अंदर जो है वो 300 से ज्यादा मोबाइल की कंपनीज है केवल और केवल। तो ये हमारे लिए एक फेवरेट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग जो है वो और ज्यादा रिसोर्सेस को जो है डिप्लॉय करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है हम लोग और उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं या इंडियन इकोनॉमी को जो है वो और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास एक चांस है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो कंट्री है वो दुनिया के अंदर 2 नंबर पे बिलोंग करती है जहाँ पे कंट्रीज हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। नंबर 1 पे चाइना था, तो अभी चाइना की इन हालतों की वजह से चाइना की पोजीशन जो है वो थोड़ी डाउन हो सकती है और वो उसका बेनिफिट जो है वो हमें मिल सकता है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है करंट सिचुएशन। फिर थ्रेट्स हमारे लिए क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। फिर कंपटीशन फ्रॉम लीडिंग कंट्रीज जैसे कि यूएस हुआ, चाइना हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, तो यहाँ इन कंट्रीज से हमें काफी ज्यादा मात्रा में जो है कंपटीशन के फेस करना होगा, तो ये हमारे लिए थ्रेट है। फिर प्राइवेटाइजेशन, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि वो एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली देखा होगा काफी प्राइवेट प्लेयर जो है वो गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट बैंक से लोन लेके फॉरेन चले गए हैं और डिफॉल्टर घोषित हुए हैं। तो उस वजह से लगता है कि बहुत ज्यादा सेक्टर के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए थ्रेट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो थ्रेट है हमारे लिए। फिर करप्शन तो ऑलवेज वहां पे रहेगा, तो करप्शन भी एक हमारे लिए थ्रेट है। तो ये कुछ स्वॉट एनालिसिस था हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। लोग देखेंगे चैलेंजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और वाटर का। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे इंडिया के अंदर जो है जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे पुणे, मुंबई हुआ, औरंगाबाद, नासिक हुआ या फिर दिल्ली, गुड़गांव हुआ, तो यहाँ पे जो है अभी लैंड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का स्केर्सिटी के इश्यूज कई ज्यादा हो रहे हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है इंडिया का वहां पे भी ये इश्यूज है। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है, इसका जो है मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरीके से हम लोगों को करना है वो एक हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। फिर ईज ऑफ एक्सेस फॉर फाइनेंस, अगर किसी के दिमाग में गुड आइडिया है बिजनेस के लिए और वो बिजनेस को करना चाहता है, उसको एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसके लिए जो है अगर फाइनेंस नहीं है तो वो इजीली उसको फाइनेंस बैंक की तरफ से या जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से वो इजीली एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो वो एक हमारे लिए चैलेंज है, उसके लिए रूल्स हमें थोड़े से लिबरलाइज करने की जरूरत है। फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी सिस्टम, ये तो है ही। फिर अनस्किल्ड लेबर और ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, जैसे हमने शुरू में कहा हमारे पास यूथफुल लोग हैं लेकिन वो स्किलफुल नहीं है, वो अनस्किल्ड है। तो हम मार्केट की जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे गैप क्रिएट हो रहा है। फिर ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में यूज हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडस्ट्री है उस वजह से जो है प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो उतना हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। फिर है इनएबिलिटी टू बिल्ड टैलेंट इंटरनली, जैसे हमने शुरू में देखा कि अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ पे कई ज्यादा है। फिर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उस वजह से जो है वो इन हाउस जो टैलेंट है उसको हम लोग जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे इनएबिलिटी है, तो ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए। फिर लैगिंग इन आर&डी के अंदर उतना हम पैसा खर्च नहीं कर रहे, उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। फिर करप्शन और ग्लोबल कंपटीशन, ये नेक्स्ट चैलेंज है हमारे लिए। तो ये कुछ चैलेंजेस थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने हमारे। फिर हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है, जो भी हमारे चैलेंजेस है, जो भी हमारा स्वॉट एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी इश्यूज है उसके लिए सॉल्यूशंस क्या है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो हमें अर्बन और सेमी अर्बन जो इकोनॉमी है या जो भी एरिया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें डेवलप करना होगा। वो इसलिए कि जो हमने शुरू में देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया के अंदर, मुंबई हुआ, पुणे हुआ या महाराष्ट्र के और कई सारे
सिटीज हुए, या दिल्ली, गुड़गांव या पंजाब हो, तो वहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है, क्योंकि लेबर जो है माइग्रेट कर रही है कई सारे स्टेट से उन सिटीज में। तो उस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, वाटर के इश्यूज हो रहे हैं, फिर स्लम एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, फिर एजुकेशन का इश्यूज हो रहा है, फिर हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, फिर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके भी चैलेंजेस है हमारे सामने। तो अगर हम उन जो हमारे हब है उनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास है क्या, उसके लिए कोई और प्लान है क्या हमारे लिए, तो ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स है, जैसे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है हमारे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जैसे अर्बन है या सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है या सर्विस सेक्टर है उनको हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है, मतलब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है आप इन सिटीज में जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका सेटअप प्रिपेयर कीजिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। लेकिन वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पे वो जाने की कोशिश ही नहीं करता। अगर इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे, जो हम सब्स्टिट्यूट है अर्बन और सेमी अर्बन सिटीज, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो जो ये मेजर सिटीज है, पुणे, मुंबई हुआ या दिल्ली, गुड़गांव, तो वहां पे जो प्रेशर आ रहा है उन पर्टिकुलर सिटीज के ऊपर, तो वो जो है कम होने में चांसेस मिलेगा, और जो वहाँ का जो लोकल यूथ है अर्बन और सेमी अर्बन एरिया का, उससे माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, उसको पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, उसको उसी के गाँव में या उसी की एरिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। तो ये सोल्यूशन हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। फिर है टू फोकस मोर ऑन विलेज एंड सेमी अर्बन इकोनॉमी। जैसा हमें पता है शुरू के दिनों में या जब भी हम हमारे जो गांव देहात थे वो उसकी जो इकोनॉमी हुआ करती थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हुआ करती थी कोई गांव की, मतलब उस गांव के अंदर जो भी कस्टमर है, जो भी लोग रहते थे, उसको किसी और गांव के ऊपर डिपेंड रहने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं हुआ करती थी। उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे उसी गांव के अंदर फार्मर हुआ करता था जो कि अनाज को बोने का उसको उसकी फार्मिंग वो करता था, तो वो अनाज की समस्या है वो वहीं से हल हो जाती थी। फिर अगर उसको अगर कोई फार्मिंग के लिए इक्विपमेंट की जरूरत है तो वो सुतार वगैरह होते थे या कारपेंटर हम लोग कहते थे, तो उसके माध्यम से उसकी वो नीड जो है वो कंप्लीट होती थी। फिर टेलर भी उसी गांव में हुआ करता था। तो इस तरीके के जो भी जैसे अलुतेदार बलुतेदार कहते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो वो जो कंसेप्ट है उसको और स्ट्रेंथन अगर हम लोग करेंगे तो उस पर्टिकुलर गांव का जो यूथ है उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर उसके आसपास के जो भी अर्बन एरिया है या सेमी अर्बन एरिया है जैसे हमने बोला, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। तो गांव इंडिपेंडेंट तो बनेगा ही, लेकिन अगर उसको नौबत आती है एजुकेशन के लिए या और कोई समस्या के लिए, तो वो उसका जो सेमी अर्बन एरिया है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट है या नेटिव प्लेस में जो भी टाउन रहेगा, तो वहां से वो उसको अवेल कर सकता है उन सर्विसेज को। तो अभी क्या हो रहा है कि उनको पुणे मुंबई डायरेक्टली जा रहा है इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो ये समस्या जो है वो हल हो सकती है। प्लस इसको जो है इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे कि पर्टिकुलर कोई ना कोई एरिया है उसकी कोई ना कोई अपनी खासियत है। जैसे हम लोग मधुबनी में जाते हैं तो वो पेंटिंग के लिए फेमस है, तो वहाँ पे हम मधुबनी पेंटिंग के रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसे प्रोसेस वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा सेटअप वहाँ पे लगा सकते हैं क्या कि जिसका उपयोग उन यूथ को हो सके और वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या लोकेशन है उसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो ले सके। फिर बिहार का ही अगर हम एग्जांपल ले तो मुजफ्फरपुर है जहाँ पे लीची और मखाना का जो भी है वो वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, या वहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में लीची और मखाना मिलता है। तो वहाँ पे हम लीची और मखाना के ऊपर प्रक्रिया करने वाले बिजनेस हम सेटअप कर सकते हैं क्या। तो फिर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो विदर्भ है जहाँ पे कॉटन जो है वो कॉटन और सोयाबीन जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में लिया जाता है, तो वहाँ पे हम ऑयल मिल एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, वहाँ पे हम कॉटन के ऊपर जो प्रक्रिया करने वाले उद्योग है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए, जो भी एरिया है उसकी खासियत के हिसाब से हम लोग
वैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्या। तो ये जो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो जो हब है उसके एक कॉम्पिटिटर क्रिएट हो जाएगा, उसके उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर या मुंबई पुणे दिल्ली के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो रिलीज होने का काम जो है वो इस तरीके से हो सकता है। तो ये एक सोल्यूशन है ऐसा मुझे लगता है। फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी जरूरी है, फिर चाहे वो हायर एजुकेशन हो या वोकेशनल ट्रेनिंग हो, तो वोकेशनल ट्रेनिंग उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं दी जा रही है, उसको थोड़ा सा हम उतना हाई लेवल पे कंपेयर नहीं करते हैं या थोड़ा द्वितीय दर्जा का स्थान हम देते हैं उसको, तो वो नहीं करना चाहिए। और वो क्वालिटी जो है उसकी डेवलप करनी चाहिए। अगर जो लेबर है या फिर जो भी रिसोर्सेस है ह्यूमन रिसोर्स, वो अगर स्किलफुल होगा, एजुकेटेड होगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी है वो अलग ही रहेगी। तो वो एक जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है एजुकेशन की। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एट लार्ज लेवल। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मात्रा में चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो उतने सीरियसली नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं। तो वो एक सीरियसली उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट इसके अंदर ज्यादा कुछ मतलब उतना कर भी नहीं सकता, क्योंकि बीच में जो चलाने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनको जो है इथिकली उनके वैल्यू जो है बहुत हाई रखने होंगे उनको, तो तब जाके ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूथ को जो है वो स्किलफुल बना सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है ऐसा मुझे लगता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी बजट है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, उसको और बढ़ाने की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा वो ग्रो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। ये कुछ रिसोर्सेज थे जहाँ से मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारा जो ये वीडियो है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। और हमें सजेशन भी दे सकते हो कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बेसिकली हम लोग जो है मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज जो है वो आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बनाते रहे। तो थैंक यू।